नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं हम अगली क्लास। और पिछली कक्षा में हमने एक टॉपिक को बीच में रखा था जिसकी हमने विशेषताओं पे चर्चा कर ली थी। और जैसे मैंने हिंट दिए थे कि अगली विधि कौन सी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैंने 4-5 हिंट दिए थे। एक हिंट दिया था कि ये वो विधि है जिसमें इसको पहले दिन बताना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने पहले दिन बता दी थी उसको। फिर उसमें कम से कम 10 कठिन शब्द होने चाहिए, ये भी उसकी विशेषता थी। इसके बाद में छोटी मोटी और विशेषताएं मैंने उसके बारे में बताई थी आपको कि एक विशेषता ये है, इसमें अशुद्धियाँ भी छांटनी चाहिए आपको, और आपको इसमें द्रुतवाचन भी करवाया जाए। इस तरह से छोटी मोटी कई विशेषताएं, लेकिन मुख्य विशेषताएं मैंने बता दी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी वो विधि। बिल्कुल बहुत सिंपल विधि है, और वो विधि है आपके श्रुत लेखन विधि। देखो, श्रुत लेखन विधि ये सिंपल है। श्रुत लेखन विधि को हम अपने स्थानीय स्तर पर करते हैं। इसको श्रुत का मतलब सुनना होता है, लेखन यानी लिखना होता है। इसको आप साधारण भाषा में सुलेख विधि कह सकते हैं। छोटी कक्षाओं में हमसे सुलेख लिखवाई जाती थी। तो सुलेख लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपको कॉपी में पहले लिख दिया गया और फिर घर से कहते भाई सुलेख लिख के लाना है। लेकिन यहाँ वो सुलेख नहीं है कि जब कह दिया कि भाई चलो ये कॉपी में पहली लाइन डाल दी और बाद की सुलेख आपको करनी, ये नहीं। ये श्रुत लेखन है। अध्यापक आदर्श वाचन करेगा, विद्यार्थी उसका अनुकरण करेंगे और अनुकरण लेखन करेंगे, वाचन नहीं करेंगे विद्यार्थी, अनुकरण लेखन होगा वहाँ पे। तो उसकी जानकारी अध्यापक है वो पहले दिन बोलेगा कि कल आपको श्रुतलेख लिखवाया जाएगा। तो हमने पहली बात यही लिखी कि इसकी विधि की जानकारी पहले दिन ही, इसका संकेत पहले दिन दे दिया जाए। दूसरी बात ये थी कि इसमें कम से कम 10 कठिन शब्द जाए। ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम 10 कठिन शब्द देगा वो, तब जाके ऐसा समझ में आएगा कि हाँ बच्चे इस स्टैंडर्ड तक, इस स्तर तक, इस लेवल तक सीख रहे हैं। और थोड़ा तेज़ गति से भी लिखाने का प्रयास करेगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा, वो इसलिए करेगा कि जब लगेगा उस अध्यापक को कि भाई थोड़ा थोड़ा इसको गति से लिखवाएं, ताकि विद्यार्थी के लिखने की गति भी बढ़े। कठिन शब्द इसलिए देगा कि उनकी स्मरण शक्ति बढ़े, याद करने की शक्ति बढ़े, और फिर उनसे अशुद्धियाँ निकालेगा कि हाँ तेरी ये गलत थी, तेरी है। और अंत में उसको पुरस्कार भी दे, जिसके कम गलतियाँ उसको पुरस्कार भी दे दिया जाता है, ज़्यादा गलतियाँ तो नॉर्मल उसको दंडित भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं होता ऐसा। तो आप सबसे पहले इसकी विशेषताएँ जैसे हमने लिखी थी, है ना, तो उसके बारे में देख लेते हैं। श्रुतलेख विधि, उसकी पहली विशेषता क्या है भाई? पहली विशेषता है पहले दिन ही संकेत दे। पहले दिन ही क्या दिया जाता है? इसका संकेत। दूसरी विशेषता है गद्य में कम से कम 10 कठिन शब्द हो। तीसरी विशेषता द्रुतवाचन भी करवा सकता है, अध्यापक द्रुतवाचन भी कर सकता है, जिससे उनकी लिखने की जो कला है वो बढ़े। चौथा, अशुद्धि निवारण भी करें, अशुद्धि निवारण भी कर सकता है। और 5वां, दंड या पुरस्कार। ये देखो जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसा आमतौर पर बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पुरस्कृत अध्यापक के द्वारा किया जा सकता है। प्रोत्साहन, इसको आप दंड और पुरस्कार की जगह ऐसे लिख लो, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसकी बजाय आप ये नाम सही रहेगा, विद्यार्थियों का प्रोत्साहन। जैसे किसी के ज़्यादा गलत हुए तो उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अब की बार गलत हुए लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब की बार तो बहुत अच्छे रैंक लाएगा। किसी को कम गलत हुए तो उसको ऐसे करके देखो कितने अच्छे इसके अशुद्धियाँ बहुत कम हुई। तो आप दंड और पुरस्कार की जगह, हालांकि ये भी चलता है इसमें, लेकिन प्रोत्साहन शब्द को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि विकल्प में आपको दंड पुरस्कार नहीं आएगा, प्रोत्साहन। क्योंकि दंड तो शब्द अब रहा ही नहीं अपने शिक्षण विधियों में या एजुकेशन मेथड में, तो दंड या पुरस्कार की बजाय आप सीधा प्रोत्साहन लिख दें। तो ये थी आपकी श्रुत लेखन विधि। अब आपको कोई पूछेगा कि इस विधि की विशेषताएं बताओ, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे उसकी विशेषताएं? कि देखो, एक तो इसके अंदर द्रुत वाचन करेगा ना, तो एक तो लेखन की क्षमता बढ़ेगी, लेखन क्षमता भी उसकी बढ़ेगी। लेखन क्षमता कैसे बढ़ेगी? वो द्रुत लेखन लिखेगा, जल्दी लिखेगा। एक वो अशुद्धि निवारण कर रहा है, तो वर्तनीगत अशुद्धि दूर हो जाएगी, वर्तनीगत अशुद्धि दूर हो जाएगी। ये सिंपल, देखो ये चीज़ समझ रहे हो ना, तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ रही है, ये इसके ऑपोजिट है बिल्कुल। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, छोटी कक्षाओं के लिए है ये मैंने इसके बारे में पहले डिटेल ज़्यादा दे दी थी। अब आप दूसरी विधि इसके बाद में लिखो,
इसको लिख लो एक बार। हाँ तो हाँ एक बार को ये लिखो आप। ये चौथी विधि थी भाई, हम क्रम से चौथी थी, अब हम पांचवी विधि पढ़ रहे हैं। पांचवी विधि वैसे सिंपल है, लेकिन थोड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई उससे। पांचवी विधि में क्या है, क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े वो देख लेना आप। विधि का नाम है, पांचवी है, ध्वनि साम्य विधि भी कहते हैं उसको। ध्वनि वैज्ञानिक नाम भी है उसका, ध्वनि वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इसके अलावा उसको स्वन विधि भी कहते हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, स्वन विधि कहते हैं। ये स्वन नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा कई लोगों ने, तो स्वन विधि भी इसका एक नाम है। इसके अलावा भी इसका एक नाम है, इसको कई जगह संश्लेषणात्मक विधि भी कहते हैं। देखो ये है ना, थोड़ा ये बता दो, ध्वनि और स्वन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। ध्वनि और स्वन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है, ध्यान रखना इसका। ध्वनि को स्वन कहते हैं, जैसे ध्वनि को इंग्लिश में फोन कहते हैं, ध्वनि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोन कहते हैं। लेकिन ये जो ध्वनियाँ हैं, जो हमारी साउंड्स हैं, इनको यहाँ स्वन को इंग्लिश में कहेंगे फोनेटिक्स। ये फोनेटिक्स यानी साउंड, बहुवचन सा रूप है इसका, ध्वनियाँ। ध्वनि तो कोई भी हो सकती है, लेकिन स्वन है, ये मानव ध्वनि के लिए प्रयुक्त करते हैं। स्वन किसके लिए करते हैं, मानव ध्वनि के लिए। तो ये नाम एक ही है, स्वन विधि बोल दो या ध्वनि साम्य है। यहाँ देखो एक नाम दे दिया वैज्ञानिक, एक संश्लेषण, इनकी कर लेते हैं। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई, ध्वनि और स्वन तो एक ही है। आगे बात समझ में। इसके बाद में साम्य, साम्य का मतलब हो गया भाई समानता। कैसी समानता, वैज्ञानिक तरह से। ध्वनि और स्वन दोनों एक ही है, अर्थात यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ध्वनि या स्वन विधि एक ही बात है। लेकिन अब क्या, ध्वनि साम्य, साम्य का मतलब क्या हो गया, समानता, ध्वनियों की समानता। फिर कैसी समानता, वैज्ञानिक रूप से, ध्वनि की समानता, और वो भी कैसी, वैज्ञानिक रूप से। फिर संश्लेषण की बात करते हैं, ये क्या होता है, ध्वनियों की वैज्ञानिक रूप से समानता कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है कि कभी कभार हम छोटी क्लासों में जब पढ़ाया करते थे, आप भी जैसे कई लोग पढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बच्चों को एक अलग तरह से रुचि जागृत करने के लिए हम बच्चों को जब होमवर्क देते हैं, तो उसमें बच्चों को वर्ण से हम जब शब्द की ओर बढ़ते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहले ए वाले सिखाते हैं, फिर आ। जैसे उसको सुलेख डालना है तो पहले नाम, काम, दाम ऐसे डालेंगे। दूसरे दिन जिन, दिन, बिन, फिर डालेंगे दून, खून, मून। तो कहने का मतलब मात्रा के हिसाब से, एक आ की मात्रा सिखाने के लिए ये शब्द डालेंगे, ई की मात्रा सिखाने के लिए शब्द डालेंगे, ऊ की मात्रा सिखाने के लिए शब्द डालेंगे। देखो ध्वनियाँ, इसमें आ, इसमें आ की ध्वनि है, इनमें ई की ध्वनि है, और इनमें ऊ की ध्वनि है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ध्वनि साम्य। इन वर्णों में ध्वनि की क्या है, समानता है, ध्वनि साम्य विधि है। और इसको ध्वनि वैज्ञानिक क्यों कहते हैं, कि वैज्ञानिक रूप भी यही है इसका, कि आप बच्चों को पहले ए सिखाओ, फिर आ सिखाओ, फिर ई सिखाओ, फिर ऊ सिखाओ, उनकी ध्वनियाँ सिखाओ। तो वास्तव में वैज्ञानिक तरीका भी है, इसलिए इसको ध्वनि वैज्ञानिक कहते हैं। और ध्वनि को स्वन कहते हैं, तो स्वन विधि हो गई। अब एक नाम है इसका संश्लेषणात्मक विधि। इसका अर्थ यह है कि एक शब्द के तरह से दूसरे शब्द को जोड़ना। संश्लेषण मतलब जोड़ना, विश्लेषण का मतलब अलग करना, आप अच्छे से जानते हैं। तो देखो अब ये जो जी, दी, बी, अब ये शब्द जिन और दिन दोनों अलग अलग है वैसे तो, लेकिन वास्तव में हमने इसको क्या कर दिया, मात्रा के आधार पर दोनों को जोड़ दिया, है ना। जैसे धर्म, मर्म और कर्म, सब तो अलग अलग है सारे, कर्म अलग है, धर्म अलग है, मर्म अलग है, लेकिन मात्रा के आधार पर इनको क्या कर दिया, संश्लेषण कर दिया, जोड़ दिया, इसलिए इसको संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। आगे पूरी विधि का नाम, मेथड समझ में आ गया। और मैं कहता हूँ नाम से आपको आधी विधि समझ में आ गई। अब इसमें बचा ही क्या है पीछे, अगर आप नाम अच्छे से समझ रहे हैं तो विधि समझ रहे हैं। तो ध्वनि विधि वही है, स्वन विधि वही है जो ध्वनि साम्य है, ध्वनि साम्य वही है जो ध्वनि वैज्ञानिक है, ध्वनि वैज्ञानिक वही है जो क्या नाम है उसका, संश्लेषणात्मक विधि है। आगे बात समझ में, तो हेडिंग डालो आप, पांचवी विधि। बिल्कुल, अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। हाँ, तो इसके अंदर देखो भाई,
इसका क्या होगा, पहला एक तो कि ये ध्वनि शिक्षण के अध्ययन पर बल देता है, साउंड के अध्ययन पर बल देता है, बिल्कुल सिंपल है। और एक वाचन का अभ्यास अच्छा होता है। वाचन का अभ्यास होता है वो उत्तम होता है। जैसे अध्यापक ने राम काम नाम दाम बता दिया, फिर वो 3 बोलेगा तो बच्चे आगे बोलेंगे मीन जीन सीन हीन, तो ये क्या हो गया, बोलने में बच्चों को बहुत मजा आएगा इसमें, इसलिए ये वाचन का अभ्यास इसमें बहुत उत्तम होता है। तो साथ में ये ध्वनि शिक्षण, शिक्षण किसका करवा रहा है, वाक्य ध्वनि का करा रहा है, भले ही वो वाक्य पढ़ा रहे हैं, आप इसमें सिर्फ ध्वनि मत समझ लेना, वाक्य और शब्दों, एक वाक्य भी दे सकते हैं उसमें और कोई शब्द भी दे सकते हैं, वाक्यों और शब्दों में ध्वनि का बहुत अच्छा शिक्षण इसमें करवाया जाता है। इसके अलावा इसमें वाचन का अभ्यास भी क्या होता है, उत्तम होता है। ये 2 लाइनें और लिखो, इसमें बहुत सिंपल है भाई, इसमें आप जितना अच्छे से पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे, आराम से समझ में आता जाएगा। हाँ भाई, ये तो हो गए इसके गुण, आप गुण मान लो इसके। अब इसके दोष क्या होंगे, गुण दोष पढ़ा जाता है आखिर। अब देखो गुण दोषों में इसमें सिंपल है कि एक तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बालक के अनुभव में नहीं होती। जैसे मान लीजिए उसको बताया दीन हीन मीन, ये नाम बता दिया, तो हो सकता है उस बच्चे को दीन का मतलब गरीब बताया गया हो, हीन का मतलब हीनता का भाव बताया गया, लेकिन उस बच्चे को मीन का समझ में नहीं आता, इसलिए वो बच्चा क्या करेगा, मीन नाम नहीं लिखेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है। तो उसको बताना जरूरी होता है, देखो मीन का मतलब मछली होता है। तो ध्यान रखें, इसमें नुकसान क्या होता है कि जो शब्द अनुभव से बाहर होते हैं, जो शब्द बालक के अनुभव से बाहर होते हैं, उनमें कठिनाई होती है। बिल्कुल भाई, बहुत साधारण सी बात है, जो अनुभव परिधि से जो चीज़ें बाहर होगी उनमें क्या होगी, कठिनाई होगी। एक इसमें वाचन का अभ्यास तो उत्तम होता है, देखो वाचन का अभ्यास तो उसका उत्तम हो गया, लेकिन वाचन में निपुणता नहीं आएगी समझने, इस बात को भी समझें। वाचन निपुणता, ये चीज़ ध्यान रखें, निपुण क्या होता है ना, निपुण शब्द। मैंने आपको पहली क्लास में यही बताया था कि आप शब्दों का अर्थ समझ लो, सब कुछ समझ में आ जाए। निपुण का अर्थ होता है कुशल, है ना। अब वाचन निपुणता का मतलब क्या होता है, आप ऐसे मान लीजिए, अपनी भाषा में समझ लो, उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी बोलने में। फिनिशिंग कैसे नहीं आएगी कि वो बच्चा वाचन का अभ्यास कर रहा है, एक ही तरह के एक ही वैज्ञानिक शब्द पढ़ रहा है ना। जैसे कान मान धान शान, ये सब तो पढ़ रहा है, लेकिन ये शब्द प्रयोग कहाँ करेगा वो, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करेगा तो कान मान धान थोड़ी बोलेगा वो। तो वो बोलने की जो कला है ना, उसकी जो निपुणता है, जो उसको एक्सपर्ट जो बोला जाता है जिसमें, उसके अंदर इसको नुकसान हो जाएगा। तो एक तो वाचन में निपुणता इसमें नहीं आती पूर्ण रूप से, एक इस जो शब्द अनुभव से बाहर होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ नहीं जानता, उन शब्दों का वो प्रयोग नहीं करेगा। तो 2 जगह इसमें कठिनाई आएगी। हालांकि वाचन का अभ्यास उसका अच्छा हो जाएगा, उससे मिलते जुलते शब्दों को डिक्शनरी में ऐड करता जाएगा, और ध्वनि शिक्षण के अध्ययन पर यह बल देता है। बिल्कुल इतने ही ध्वनि शिक्षण विधि, आराम से लिखिए। हाँ, आराम से लिखो भाई। अब इसमें मैं 2 विधियां मैंने पढ़ा दी है, अब मैं इसके प्रश्न उत्तर करवा देता हूं आपको। पीछे जो 3-4 विधियां हमने पढ़ी है, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन, थोड़ा भाई टाइम लगेगा इसके अंदर, क्या है कि बीच में तो क्वेश्चन करवाना ज़रूरी होता है ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन था मौन पठन का लाभ है। उच्चारण का अवसर 8/8/2017 का क्वेश्चन है। उच्चारण का अवसर, शुद्धता पर बल, स्वाध्याय की प्रवृत्ति, भाषाई कुशलता। ये अब देखो, इसके अंदर वैसे तो सारे सभी लाभ ही है मौन पठन के,
कि उच्चारण का अवसर भी तो मिलता है, मौन पठन करता है तो आराम से मुँह अपने स्व उच्चारण कर सकता है। शुद्धता पर भी बल दिया जा सकता है, मौन उच्चारण करेगा वो अपने शब्दों के सुधार लेगा। कुशलता, भाषाई कुशलता भी हो सकता है, मौन वाचन से उसको प्राप्त हो जाए, बार बार किसी चीज़ को पढ़ेगा। स्वाध्याय की प्रवृत्ति। अब इसमें देखो अगले ने पूछा कि मौन पठन का लाभ क्या है, मौन पठन का लाभ क्या है। तो इसमें चारों में जो सबसे अच्छा है वो देखना है। देखो उच्चारण का अवसर, अगर हम सहस्वर वाचन करते हैं तो भी उनको उच्चारण का अवसर मिलता है, तो मौन पठन में तो मिलता ही नहीं है वैसे, तो ये नहीं होगा। शुद्धता पर बल, तो शुद्धता पर बल या तो श्रुत लेखन विधि से देते हैं हम, या फिर वाचन से देते हैं कि भाई इस तरह से मत लिख, इस तरह से लिख, ये नहीं होगा। भाषाई कुशलता, ये भाषाई कुशलता हालांकि मिलती है, मौन वाचन से पूरी नहीं होती। लेकिन जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति है, स्वाध्याय का मतलब क्या हुआ, जो बच्चा खुद पढ़ने की आदत है, स्वयं और अध्याय, स्वयं पढ़ता है, अपने आप चुपचाप पढ़ने की आदत का विकास किससे होता है, मौन पठन से होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ, मौन पठन का लाभ क्या है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है। भाई ये भी सेम लिखा है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन और है ना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और ये मेरे हिसाब से आप भी कभी कभार सोच रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय भी रहा है ना। रीट लेवल फर्स्ट 2015 और सेकंड दोनों में आया था कि मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा चलता है भाई, और हर व्यक्ति के लिए ये क्वेश्चन जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि इसमें क्या होगा, है ना। तो इसमें जैसे पहली कक्षा से, दूसरा है तीसरी कक्षा से, पांचवी कक्षा से या छठवीं कक्षा से। ये प्रश्न ये आया हुआ और बहुत ज़्यादा चला था ये, क्योंकि कई किताबों में ये छठवीं कक्षा दिया हुआ है और कई किताबों में ये तीसरी कक्षा दिया हुआ है। पहली कक्षा में तो बच्चों को सिखाएंगे क्या, मौन वाचन करवाएंगे, सीखेंगे नहीं तो मौन वाचन किसका करेंगे। और ये पांचवी छठवीं ये करीबी है, ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है। तो यहाँ इसका उत्तर माना गया था तीसरी कक्षा से। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि भाई कई किताबों में छठवीं कक्षा भी लिखा, तो वहाँ आप ध्यान रखें मौन वाचन कब से शुरू करना चाहिए, इसका उत्तर है तीसरी कक्षा से। और क्वेश्चन इस तरह से पूछ लें कि मौन वाचन कब से शुरू करना ही चाहिए, कर देना ही जरूरी है, जरूरी भी आ सकता है। मौन वाचन अगर तीसरी कक्षा से शुरू नहीं किया, अगर सीधा क्वेश्चन है मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, तो आपका उत्तर होगा तीसरी कक्षा से। और अगर ऐसे पूछते हैं कि मौन वाचन कब से शुरू करना ही चाहिए या कर देना ही चाहिए या करना जरूरी है, तो आपका उत्तर होगा छठवीं कक्षा। यदि तीसरी कक्षा में किसी बच्चे को मौन वाचन का अवसर नहीं मिला है, तो कम से कम छठवीं कक्षा में तो उससे मौन वाचन करवाना ही चाहिए। ये भाई आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था मौन वाचन से संबंधित। तो इसके अलावा इसमें ज़्यादा देखो क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। आगे हम जैसे कोई टेस्ट वगैरह लेंगे तो इसके अंदर हम जरूर इन वाचनों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में भी समय ज़्यादा लगता है और आपको बताने में भी समय व्यर्थ होता है। अब देखिए, क्योंकि इसमें जो समय है वो बताने में ज़्यादा लगता है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा ये टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगाएंगे भाई। पांचवी विधि हो गई थी आपके। इसके बाद में अगली विधि है, हाँ एक बार आप ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखिए आप भाई। तो हो गया ये आपका। चलो छठवीं विधि है अपनी प्रत्यक्ष विधि। बहुत सिंपल है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष का मतलब होता है देखना। देखो दो तीन विधियां मिलती जुलती आएगी, आगे हम अलग करते जाएंगे। प्रत्यक्ष का मतलब देखना का मतलब ये हो गया आंखों से देखना। प्रति प्लस अक्षी बनावट, अक्षी मतलब आंखों, आंखों के सामने किसी भी वस्तु को आंखों के सामने देखना, वो कहलाता है प्रत्यक्ष विधि। कभी कभार क्या होता है कि इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि हाँ पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये लिख लो। प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत है वो फ्रांस से हुई थी। आगे नहीं पढ़ना कहाँ होगा, किस यूनिवर्सिटी में हुई थी, किस प्रोफेसर ने की थी, हमें शिक्षण विधि के बारे में जानकारी लेनी है। ठीक है, जिस तरह से जो क्वेश्चन की तरीका चल रहा है, जो क्वेश्चन पिछले 8 सालों से लगातार आ रहे हैं, हम उन्हीं क्वेश्चनों का बेस बनाकर चल रहे हैं।
तो प्रत्यक्ष विधि की शुरुआत इतना ध्यान रखना फ्रांस से हुई थी। और आंखों से देखने का मतलब यह हो कि कभी कभार पाठ्यक्रम को या जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कक्षा में करवाई जाती है तो उसमें क्या होता है, शिक्षक का दायित्व होता है कि वो कुछ चीज़ों को कक्षा में ला के दिखाएँ, बच्चों के सामने, आंखों के सामने ला के दिखाएँ, जिससे बच्चे क्या करेंगे, ला के दिखाएँ प्लस उनको बताएं, उनके बारे में जानकारी दें, बोलकर और पढ़कर बताएं उनको कि देखो ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि बच्चे को पाठ पढ़ाया जा रहा है और वहाँ पर तो विज्ञान विषय में तो कुछ भी चीज़ ला के प्रयोग किया जा सकता है, भाषा प्रयोगशाला विधि उसमें आगे आती है। लेकिन हिंदी विषय में प्रत्यक्ष विधि का जब प्रयोग किया जाता है तो कोई ऐसी वस्तु ला के दिखाई जाती है जो बच्चों के अनुभव परिधि से बाहर रही हो और वो सुलभता से प्राप्त हो जाती है। वो क्या है, सुलभता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन बच्चे उनकी अनुभव परिधि से बाहर रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, अब उस बच्चे ने मोबाइल देख रखा है, ठीक है, टीवी देख रखी है, टेबल देख रखी है, फर्नीचर देख रखा है, तो अब मोबाइल ला के बच्चे को नहीं दिखाएंगे कि भाई देखो ये मोबाइल है, इसके अंदर ये चार्जर होता है, क्योंकि ये बच्चे अनुभव परिधि में है। तो वो वस्तु जो बच्चों के अनुभव परिधि से बाहर है, जैसे कोई ऐसी वस्तु ले आए, मान लीजिए कि बाज़ार से लेके दीवार घड़ी है, तो दीवार घड़ी अमूमन बच्चे देखते हैं। अब कुछ घरों में जो बजने वाली घड़ी होती है वो नहीं होती है, तो एक टीचर क्या करता है, बजने वाली घड़ी ला के दिखाता है। उसके अंदर नीचे है वो एक जो घंटे की बनी रहती है और वो हर 1 घंटे के बाद में आवाज़ देता है, या उसमें रिमाइंडर होता है हर 5 मिनट के बाद में आवाज़ देता है। तो जब बच्चे को सुबह उठने के बारे में पाठ पढ़ाया जा रहा है कि सुबह नित्य जल्दी उठना चाहिए और आपको जल्दी उठने से दिन की दिनचर्या सही होती है, और अगर आप नहीं उठने की आप में प्रवृत्ति है तो आप अलार्म घड़ी का यूज करें। तो कुछ बच्चे जो साधारण परिवारों से आते हैं और वो पूछेंगे कि सर अलार्म घड़ी कैसे जगाएगी, वो हाथ लगा के उठाएगी कि उठो, कर नहीं, कल बताऊंगा मैं आपको। तो वो बच्चा क्या करेगा, अध्यापक क्या करेगा कि उस अलार्म घड़ी को ला के दिखाएगा, देखो ये अलार्म घड़ी है। अब ये अलार्म जो घड़ी है वो क्या करेगी, जैसे ये 1 घंटा पूरा होगा, देखो ये बज रही है, ये बज के आपको बता देगी। तो वो चीज़ बच्चों के प्रत्यक्ष उनकी आंखों के सामने। तो ध्यान रखें, एक तो इस विधि में लेखन क्षमता का कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लिखने का कोई भूमिका नहीं है। बच्चे क्या करें, सुनकर ही समझ रहे हैं, बच्चे क्या करें, ध्यान रखें, सुनकर ही समझ रहे हैं। वाचन विधि के लिए उपयुक्त है ये, और छोटी कक्षाओं के लिए तो है। तो ये जो वाचन विधि है, अपने आंखों से ज्ञान प्राप्त करना, इसके अलावा कई वस्तुएं, चित्र, है ना। लेकिन एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, 2 चीज़ें इसके अंदर विशेष रूप से ध्यान में रखनी है भाई, कि एक तो इसमें टीचर की जिम्मेदारी बनती है मातृभाषा का प्रयोग कभी नहीं करें, मातृभाषा का प्रयोग कभी नहीं करें भूल कर भी। मतलब इस घड़ी हमने जो दिखाई है, हमने सेब जो दिखाई है, हमने पतंग दिखाई है, जो चीज़ें बच्चों की देखी नहीं वो चीज़ हम लाके दिखा रहे हैं। तो उन चीज़ों में जो चीज़ें नज़र आ रही है हमें, मान लीजिए यहाँ घड़ी के अंदर ये लगा हुआ तो उसको बताएं ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये इतने बजे हैं, उसको अपनी क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में कभी नहीं समझाएं। सबसे पहले खासियत क्या रहेगी कि इसके अंदर जो क्लास की भाषा है, जो अपनी भाषा है, उसी भाषा में उस बच्चे को समझाएं, न कि मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में उस बच्चे का प्रयोग करके समझाएं। नहीं तो उसका ज्ञान है वो उसी तरह से स्थायी हो जाएगा जिस भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए मातृभाषा का प्रयोग इस प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है भाई, वर्जित होता है। और इसके बाद में कोई ज़्यादा इसमें नहीं है। हाँ, एक क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम ला के दिखा सकते हैं। कुछ विधियों में क्या होता है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट रख लेना, लिखना भी मत, इसमें इतना ही याद रख लेना कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं करें। शुरुआत फ्रांस से हुई, कोई भी चीज़ बच्चे को लाके दिखाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें दृश्य होती है उनको तो दिखा देते हैं। अब किसी ने, टीचर ने आके कह दिया कि ताजमहल बहुत सुंदर है, तो हो सकता है टीचर ने ताजमहल का चित्र लाके दिखा दिया हो कि देखो ये ताजमहल है, ये बहुत सुंदर है। तो बच्चे जिद्दी होते हैं, कोई बच्चे वो कहते हैं सर नहीं, ये ताजमहल तो हमने देख लिया, इसकी सुंदरता दिखाओ। वो फलाना आदमी बहुत बुरा है, सर उसकी बुराई लाके दिखाओ हमें। तो जो भाववाचक रूप होते हैं वो किसी भी कंडीशन में लाके नहीं दिखाए जा सकते, कोई भी विधि हो। तो इस विधि का ये दोष हो जाएगा। अब आपको इस विधि में दोष तो कहते हैं कि भाववाचक जो संज्ञाएं होती है या भाववाचक जो पदार्थ होते हैं उनको इन विधियों में प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुंदरता, बड़पन, बचपन, है ना। तो कोई टीचर बताया कि मैं बचपन में बहुत पढ़ता था, तो अब बच्चा कहेगा सर आपका बचपन दिखाओ, देखे कितने पढ़ते थे आप।
तो वो बचपन, वो भाववाचक संज्ञाएं। तो ध्यान रखिए, जो प्रत्यक्ष विधि होती है, आपके साहचर्य विधि होती है, जो आपके प्रदर्शनी विधि होती है, जो चीज़ें दिखाने वाली होती है, जिसमें भौतिक, ये ध्यान रखो आप, जिसमें भौतिक वस्तुओं का प्रयोग होता है, जिसमें भौतिक वस्तुओं का प्रयोग होता है, उन भौतिक वस्तुओं में जो भाववाचक रूप होते हैं वो कभी भी ला के दिखाई नहीं दे सकते। तो उन चीज़ों को नहीं ला के दिखा सकते तो फिर वो तो बच्चों के समझ में नहीं आएगी, तो उनको उस हिसाब से समझाया जाता है। तो ये इस विधि का एक दोष है कि भाववाचक संज्ञाओं को या भाववाचक रूपों को दिखाया नहीं जा सकता। चलो भाई, इसके बाद में ये हो गई आपकी विधि नंबर 6। अगली विधि देखिए, 7 नंबर विधि। मैं समझा रहा हूँ, आप इस विधि को अपनी किताब में से बार बार पढ़ें, तब जाके आपको समझ में आएगी। इसके एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, और इसके जो क्वेश्चन वगैरह है, हम जब अगले वीडियो की शुरुआत करेंगे तो जितने भी हम विधियाँ पढ़ रहे हैं उनके उदाहरण पीछे पढ़िए, उनके मैं 5-7 क्वेश्चन है वो एक बार लिख के लाऊंगा, क्योंकि बीच में अगर मैं लिखूंगा तो समय लगेगा और आपका समय जाया करूँ, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। अगली विधि देखो, 7वीं विधि है साहचर्य विधि। इसकी प्रवर्तक है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी शायद इटली की रही है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी ने साहचर्य विधि का शुरुआत की। ये तो प्रत्यक्ष विधि से मिलती जुलती है, लेकिन इसका जो व्याकरणिक रोल थोड़ा प्रत्यक्ष विधि से ज़्यादा है। प्रत्यक्ष विधि में तो कोई नाम मात्र का व्याकरणिक रोल होता है ना। साहचर्य विधि को शिक्षा के क्षेत्र में, खेल खेल में सिखाऊ विधि के रूप में बहुत अच्छा रोल होता है इसका। देखो कैसे होता है, आप कहोगे सर भौतिक पदार्थ कैसे लाएंगे, तो इसमें क्या होता है कि भौतिक पदार्थ लाए जा सकते हैं, भौतिक आकार के लिए जा सकते हैं। कैसे लाएंगे, इसको एक सिंपल उदाहरण में देख लो। मैं इसका उदाहरण लाऊंगा, आप समझ जाएंगे, और इतना ही समझ लेना, आप चाहे कैसे भी घूम फिर के पढ़ लेना, सारांश यही निकलेगा जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से देखें, साहचर्य विधि का प्रयोग कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक। देखो भाई, ये साहचर्य विधि ऐसी होती है। कैसे होती है समझो, सांस यही समझ लेना, इतनी होती है, बाकी इसके गुण दोष हम पढ़ लेंगे आगे। जैसे बच्चों को पहले बताया जाता है साहचर्य विधि में, देखो ये पै है, पै से पतंग होता है, देखो ये पतंग है। मान लीजिए यहाँ पे क्या कर दिया, चित्र बना दिया। लय से लट्टू होता है, देखो ये लट्टू है। गै से घड़ी होता है, देखो ये घड़ी है। च से चम्मच होता है, देखो ये चम्मच है। ये बच्चों को बता दिया। इसकी जगह ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय के उदाहरण भी लाया जा सकता है, संख्या के उदाहरण भी लाया जा सकता है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं तीनों सब्जेक्ट में। तो अब क्या करेंगे कि एक बार इनको दिखा दिया। अब ये जो कार्ड बने होते हैं, ध्यान रखना ये कार्ड होते हैं जिसके ऊपर पै लिखा रहता है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये चारों कार्ड है इनको समेटेंगे और समेट के साइड में रख देंगे, यानी मिला देंगे, पै लय घ से अलग मिला देंगे। फिर एक बच्चे को खड़ा करेंगे कि चलो भाई इसके आगे कौन सा लिखा हुआ था वो लेके आना। अब वो उसके सामने चारों कार्ड पड़े, पै लय घ घड़ी था, हाँ घ घड़ी, ये घड़ी वाला ये है, तो वो उस कार्ड को लाके यहाँ टांग देगा। फिर अगले को कहा कि ये देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, कि चम्मच, चलो चम्मच वाला लेके आओ, उठाओ। वो जाएगा कि वो चाहे तो ये तो भूल जाएगा, ये लाके लगा देगा।
यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये मैंने छोटा सा उदाहरण बताया, 4 नहीं होते, कम से कम 20 की तक संख्या में कार्ड हो सकते हैं। ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन करने के लिए कार्डों की संख्या अधिक हो सकती है। या तो एक तरीका ये भी हो सकता है छोटी कक्षाओं में, जैसे ही बच्चा प्राथमिक स्तर पर जाएगा तो इसका प्रयोग कर देंगे, प्राथमिक स्तर पर जाते ही इसका प्रयोग चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? इस तरह संबंध स्थापित कर देंगे। एक बार बता देंगे तो भाई भाई के सामने बहन, माता पिता, चाचा चाची, छात्र शिक्षक। अब वो क्या करेंगे, एक साइड के कार्ड हटा लेंगे और मिला देंगे कि हाँ भाई बताओ इसके आगे क्या आएगा। जब बच्चा पढ़ना सीख गया है तो माता के सामने लाके पिता वाला रख देगा। हाँ, तो माता का विलोम शब्द क्या हुआ? पिता हुआ। भाई का क्या हुआ? बहन हुआ। जैसे ही बड़ी कक्षाओं में जाएंगे इधर संधि के शब्द लिख देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे। और बड़ा ताज्जुब होगा आपको, हमारे कंपटीशन में आते हैं मिलान कीजिए, साहचर्य विधि। आई समझ में? ओके। मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन भी साहचर्य विधि में है, उनका स्टैंडर्ड अलग होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से मॉडल पर आधारित है, द्वितीय कौन से मॉडल पर है, तीसरे कौन से पर है, ऊपर नीचे तारीख दे देंगे और का मिलान कीजिए। या फिर कर दे देंगे संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, मिलान कीजिए, है ना। या फिर आपको दे देंगे हल्दी घाटी का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, मिलान की। कहने का अर्थ क्या हुआ? बात वही है, जैसे जैसे बच्चा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक जाएगा तो कठिनता का स्तर सरल से कठिन की ओर शिक्षा चलती है, सरल से कठिन की ओर पढ़ाया जाता है। लेकिन भाषा कठिन से सरल की ओर होती है। भाषा कैसे चली? कठिन से सरल की ओर, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाता है? सरल से कठिन की ओर। तो भाई साहचर्य विधि। अब साहचर्य विधि के आविष्कारक कौन थे? मारिया मोंटेसरी था। और अब देखो इसमें दिक्कत क्या आएगी बताओ? देखें, वही दिक्कत आएगी जो भाववाचक संज्ञाओं वाले शब्द हैं। यहाँ के कोई और चित्र लिख दिए जाएंगे, ताजमहल वगैरह लिख दिए जाएंगे, इधर ताजमहल, हवा महल, लाल किला, एक तरफ आकृतियाँ लगा देंगे, एक तरफ उनका नाम भी, लेकिन भाववाचक संज्ञा में फिर दिक्कत आ जाएगी। तो कहने का मतलब साहचर्य विधि में क्या होता है कि छोटे छोटे वस्तुओं के टुकड़ों को उनके नामों के साथ में जोड़ दिया जाता है, तथा फिर उनके आगे के जो नाम कार्डों के रूप में दूसरे कमरे में रख दिए जाते हैं। फिर एक नाम अध्यापक बोलता है और छात्र को उस नाम के सामने वाला कार्ड लाने के लिए निर्देश देता है। यही है भाई साहचर्य विधि। प्रवर्तक कौन है? मारिया मोंटेसरी। ठीक है, तो बताओ इसमें देखो एक इसकी विशेषता लिख लेना, इसकी एक गुण। दोस्त तो वही भाववाचक संज्ञा वाला है। इसकी विशेषता चिंतन और सर्जन शक्ति का विकास होता है। जैसे उसको कहेगा तो बालक सोचेगा नहीं 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 ये नहीं था, ये था। चिंतन, चिंता करने से नहीं आता तो क्रिएटिविटी लगाएगा, अपनी सृजनात्मकता प्रयोग करेगा। अरे माता है ना, तो माता के साथ में तो पिता आएगा। जो प्रतिभाशाली बालक होगा तो वो माता के सामने दिमाग लगा लेगा, टीचर बोलेगा माता बोलते हुए पकड़ लेगा, हाँ माता बोले पिता वाला लेकर। कहने का मतलब चिंतन और सर्जन शक्ति का विकास भी इससे होता है। प्रत्यक्ष विधि से उतना चिंतन सर्जन नहीं होता, वो तो व्याख्यान देता है, देखो ये चीज़ होती है, इसमें ये गुण दोष से बताते जाते हैं। ठीक है भाई, 7वीं विधि हो गई आपकी साहचर्य विधि। चलो भाई, आज की आखिरी विधि हम पढ़ते हैं और बहुत ही शानदार विधि है। जैसे आपको साहचर्य विधि समझ में आई, उम्मीद करता हूँ उससे बेहतर आगे की विधियाँ। जैसे जैसे आप हर क्लास के अंदर बने रहते हो और जो इस नई क्लास से जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ पहली क्लास से जुड़ें, नहीं तो ये मेरी महाभारत, मेरी रामायण मुझे बोलने दें, आप परेशान ना हो। आप पहली क्लास प्रथम कक्षा से देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, नहीं तो आप अपनी किताबों का सहारा लें। ठीक है, बीच में आके परेशान ना हो। हाँ, अगली है भाई 8वीं विधि, आज की लास्ट विधि है, आराम से समझना। भाषा संसर्ग विधि, बहुत ही शानदार विधि है और बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। देखो, भाषा संसर्ग विधि क्या होता है कि हम जैसे ग्रामर पढ़ते हैं, ठीक है,
अब हमारा ग्रामर पढ़ने का तरीका होता है वो यही होता है कि हम ग्रामर की किताब लें और फिर पढ़ें। संधि, पहले संधि करें, फिर समास करें, प्रत्यय, उपसर्ग, जैसे जैसे ग्रामर का टॉपिक हमारी किताब में होता है वैसे वैसे हम पढ़ते जाते हैं। तो वो तो हम कर रहे हैं व्याकरण विधि। क्या प्रयोग करें उसमें? व्याकरण विधि। भाषा संसर्ग विधि है प्राथमिक कक्षाओं में, पहली लाइन लिख रहा हूं, समझेंगे आप। प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक कक्षाओं में क्या है? ये व्याकरण की सर्वोत्तम विधि है। अब आप कहेंगे कि प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण की सर्वोत्तम विधि कैसे हुई? तो अब ये प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण की जो सर्वोत्तम विधि है, इसके पीछे भी एक कारण है। वो ये है कि छोटी कक्षाओं में जब हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो क्या सीधी संधि के नियम लिखना शुरू कर दें? क्या लिखो भाई, स्वर संधि लिखो, स्वर संधि का पहला नियम लिखो? ऐसा नहीं होता। प्राथमिक कक्षाओं में उनके लिए क्या करेंगे? एक दूसरा तरीका निकालना होगा। या कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे मिडिल क्लासों में पढ़ाते हैं, 7वीं 8वीं के अंदर कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और बीच में ही कोई शब्द आ गया, बीच में ही कोई शब्द आ गया कि शब्द आ गया तत्वावधान, ठीक है, तत्वावधान नाम आ गया बीच में। अब कोई बच्चा कठिनाई अनुभव करेगा कि सर ये तत्वावधान ये क्या होता है, तो फिर टीचर बताएगा उसका। देखो इसके अंदर क्या है कि एक शब्द तत्व है, साथ में अवधान शब्द जुड़ा है कि जिस तत्व को ध्यान में रखकर जो कार्य किया जाता है वो तत्वावधान होता है। तो वो क्या होगा कि वहीं उसको संधि की जानकारी दे देगा। ध्यान रखें, ये विधि कौन सी है? व्याकरण की विधि है। विधि कौन सी है? व्याकरण की है। लेकिन व्याकरण के नियमों का क्रम से ज्ञान नहीं करवाया जा रहा है। किताब व्याकरण की नहीं खोलेगा, वो पाठ पढ़ा रहा है, पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में शब्द आया, वहीं पे व्याकरण का ज्ञान दे दिया, वापस आगे शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, फिर बच्चों को महात्मा गांधी ने क्या कहा? सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी ने क्या कहा? सदा सत्य बोलो, क्या मत बोलो? असत्य मत बोलो। बच्चे, छोटे बच्चे, सर असत्य मतलब जो झूठ होता है वो असत्य होता है भाई। तो उसने विलोम शब्द बता दिया भाई बीच में। व्याकरण के नियमों का एक क्रमगत जानकारी उसने नहीं दी, व्याकरण नियमों की जानकारी बिल्कुल भी ना दी। उसने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया? एक क्रमगत जानकारी नहीं दी, सैद्धांतिक और नियमबद्ध ज्ञान नहीं करवाया, बल्कि क्या करवा दिया? पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही उसने नियमों की जानकारी दे दी। तो देखो इसका एक उपनाम है, इसको कहते हैं अव्याकृत। तो कोई पूछेगा आपसे अव्याकृत विधि, और प्रश्न भी मैं दूंगा, बड़ा रोचक प्रश्न आएगा इसका। ये व्याकरण की शिक्षण विधि भी है और व्याकरण की शिक्षण विधि भी नहीं है। हालांकि व्याकरण की शिक्षण विधि तो है और छोटी कक्षाओं के लिए तो ये सर्वोत्तम है, लेकिन अव्याकृत है क्योंकि व्याकरण का ज्ञान क्रम से नहीं करवाया जा रहा है। इसलिए व्याकरण की मुख्य शिक्षण विधियों में ये प्रयुक्त नहीं होगी। ये व्याकरण की विधि मानी जाएगी। आपको पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण की विधि है, तो आप उत्तर लगाएंगे हाँ ये भाषा संसर्ग विधि व्याकरण की विधि मानेंगे आप इसे, लेकिन सैद्धांतिक और नियमों की जानकारी इसमें नहीं दी जाती। आप ये लाइन लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ इसके अंदर। हाँ एक लाइन और लिख लो, इसमें नियमों व सिद्धांतों का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं दिया जाता है, बल्कि पाठ के बीच में ही व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। आप पाठ के बीच में, पाठ की जगह लिख लो आप प्रसंग, जो भी प्रसंग आ गया बीच में व्याकरण का, इसलिए इस विधि का एक नाम और है भाषा प्रसंग विधि। कोई पूछेगा आपसे भाषा प्रसंग विधि, तो ऑप्शन में ध्यान रखना वही है भाषा संसर्ग विधि। सर्ग का मतलब अध्याय होता है, समयन समान, अध्याय के समान ही, पाठ के समान ही उसको बता दिया जाता है। संसर्ग, चलो मैं कर लेता हूँ इसी विधि का प्रयोग। सम प्लस सर्ग, सर्ग का मतलब होता है अध्याय, पाठ है, सम यानी समान। कहते हैं ना कि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी वो इतने सर्गों में लिखी गई है, महाभारत इतने सर्गों में, इतने अध्यायों में, इतने पाठों में, इतने खंडों में लिखी गई है। तो जहाँ पाठ अध्यायों के साथ में ही व्याकरण समान रूप से चलती हो, जहाँ भाषा, जहाँ व्याकरण
सर्ग अध्यायों के साथ में समान रूप से चलती हो, लेकिन व्याकरण के नियमानुसार नहीं चलती हो, अव्याकृत है। क्यों? क्योंकि भाषा है वो प्रसंग के बीच में ही बता दी जाती है। तो इसमें नियमों और सिद्धांतों का क्रमबद्ध ज्ञान नहीं करवाया जाता है, बल्कि प्रसंग के बीच में ही व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। इसलिए इसका एक नाम क्या हो गया? भाषा प्रसंग विधि। एक दो विशेषताएं और लिख लो भाई इसकी। एक लाइन हो रहा भाई, ये भी कई बार पूछ जाते, इसमें अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती। इस विधि की एक खासियत है, कभी कभार टीचर क्या करता है कि इस विधि का प्रयोग करते समय जब व्याकरणिक ज्ञान देने के लिए जो अच्छे लेखकों के लेखक सभी अच्छे होते हैं, जो लेखकों की अच्छी किताबें होती हैं उन किताबों में बच्चों को सुलभ करवा दी जाती है और बच्चों का उस लाइब्रेरी में जाके आप वो किताब पढ़ो, या लाइब्रेरी नहीं तो यही क्लास में भी अवेलेबल करवा सकते हैं। फिर बच्चे अपने आप पढ़ेंगे, पढ़ते कि सर इसका क्या अर्थ है, तो फिर वो क्या करेंगे इस विधि का। हाँ अच्छा, ये अर्थ समझ में नहीं आया, अभी मैं बता देता हूँ, है ना। जैसे पढ़ते पढ़ते पाठ आ गया, पाठ में नाम आ गया कि वह राजा सिंहासन पर विराजा, वह राजा इस साल में सिंहासन पर बैठ गया। सर आके पूछें सर सिंहासन क्या होता है, तो उसको बोलेंगे सिंहासन का मतलब होता है गद्दी। तो क्या सर गद्दी होता है, राजगद्दी होता है, तो फिर सिंहासन नाम क्या होता है, तो उसको बताएंगे देखो इसमें होता है सिंह प्लस आसन, ऐसा आसन जो शेर, जिस पे शेर बैठते हैं, अर्थात जो राजा होता है वो शेर के समान होता था और उस आसन के ऊपर बैठते थे, तो उसको ये बात बताएंगे सिंहासन आसन। तो यहाँ पे तो जो इसके लिए क्या कहते हैं, इसमें अच्छे लेखों की रचनाएं भी बालकों से पढ़वाई जाती हैं। चलो भाई, आज हमने पहले 4 विधियाँ हो चुकी थी, 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं विधि हमने 3-4 विधियाँ और पढ़ी। आगे वाली क्लास के अंदर हम पहले इन विधियों के प्रश्नोत्तर करेंगे। मैं एक बार नोट भी करूँगा, प्रश्न समय लगेगा क्योंकि यहाँ लिखूँगा 10 मिनट आपकी जाया होगी, तो हम प्रश्न करेंगे पहले इन 4-5 विधियों के और फिर हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।